अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स के साथ मैं उसामा खुर्शीद खान। Undoubtedly experienced an attack today that is unprecedented, unlike anything that we have experienced before. But as I say, New Zealand has been chosen because we are not a place where violent extremism exists. We reject those notions and we must continue to reject them. नाज़रीन, ये थी जसीना एर्डन, न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, जो कि कह रही थी कि ये दिन न्यूज़ीलैंड की तारीख़ में एक स्याह तरीन दिन है। कल जुम्मे के दिन दिल दहला देने वाला वाक़या जो कि न्यूज़ीलैंड में क्राइस्ट चर्च में हुआ, जिसमें 39 मुसलमानों को एक ऑस्ट्रेलियन वाइट सुप्रामेस्ट ने शहीद कर दिया जब वो नमाज जुम्मा अदा कर रहे थे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं, मगर इस वाक़ये को समझने के लिए हमें वाइट सुप्रीमेसी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। नाज़रीन, वाइट सुप्रीमेसी का जो आइडिया है, ये एक ऐसा बिलीफ है जो कि रेस यानी कि नस्ल की बुनियाद पर की जाती है। इस आइडियोलॉजी के मुताबिक दुनिया भर में जो सफ़ेद फाम लोग हैं वो दूसरे तमाम लोगों से अफजल और अबतर हैं, लिहाजा बाकी लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उनके एरिया में, उनके लैंड में आकर आबाद हों। यानी यूरोप सिर्फ यूरोपियंस के लिए है। जितने इमिग्रेंट्स दुनिया भर से यूरोप में आ रहे हैं, चाहे वो मशरक़ वस्ता से आ रहे हैं, क्योंकि वो वॉर टॉर्न एक रीजन है, इराक़ है उसके अंदर, और इराक़ के बाद सीरिया है, शाम है, फ़लस्तीन है। यहाँ से जो माइग्रेंट्स हैं वो जब इस यूरोप के अंदर जाके आबाद होते हैं तो उसके ऊपर इन लोगों को प्रॉब्लम होता है, जो कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट होते हैं। इस वाइट सुप्रीमेसी की आइडियोलॉजी के तनाजुर में अगर हम देखें तो यूरोपियंस की जो नस्ल है वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान हैं जब ये आते हैं, और यहाँ तो जो सियाह फाम है वो यहाँ पर जब आकर आबाद होते हैं तो वो यूरोपियंस की नस्ल को गंदा कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और उनका हक मार रहे हैं। इस मंजन को बेचकर बहुत से यूरोपियन लीडर्स ने अपनी चांदी की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के जनरल इलेक्शंस जो कि ठीक 9/11 के बाद 2001 में हुए, उसमें जॉन हॉवर्ड ने क्या कहा, आइए ज़रा आपको सुनवाते हैं। We will decide who comes to this country and the circumstances in which they come. जी नाज़रीन, तो आपने जैसा कि सुना, और अब ये रेट्रिक एंटी मुस्लिम्स, एंटी माइग्रेंट्स इतना ज़्यादा फार राइट पार्टीज़ में आम हो गया है कि हर कोई इसे अपने पॉलिटिकल एंड के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये एक और भी वजह इसकी जो मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो यूके है वो किस वजह से यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, इसकी एक वन ऑफ द वाइटल रीज़न जो था वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट थे, जिनका ये कहना था कि हमें यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं रहना, क्योंकि जब वो यूरोपियन यूनियन के अंदर रहेंगे तो उन्हें वहाँ से इमिग्रेंट्स लॉ के मुताबिक जितने भी माइग्रेंट्स वहाँ से आ रहे हैं उनको वापस यूके के अंदर दाखिल करना पड़ेगा। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। नाज़रीन, ये जो कॉन्सेप्ट था वाइट सुप्रीमेसी का, ये जो है एक रेसिस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि वायलेंस को प्रमोट करता है, और वायलेंस अगेन आगे टेररिज्म में प्रमोट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये आइडियोलॉजी आजकल के ज़माने में फार राइट पार्टीज़ यानी कि जो वेस्ट में है वो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं, और ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि ब्लैक अमेरिकन यानी कि जो सियाह फाम लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी आइडियोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। न्यूजीलैंड में होने वाले वाक़या जो है वो अपनी नोयत का पहला वाक़या नहीं है नाज़रीन। अगर हम तारीख़ का मवाजना करें तो जो कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट जितने भी लोग हैं ये इसके अंदर एक चीज़ उजागर करते हैं कि अमेरिका में 19वीं और 20वीं सदी में कू क्लक्स क्लैन नामी यानी कि के नामी एक फार राइट मूवमेंट का आगाज़ होता है, जिसमें सफ़ेद फाम लोगों ने, जो एक मॉब्स होते थे, उन्होंने हज़ारों की तादाद में सियाह फाम लोगों को मारा, कत्ल किया और उनके घर जला दिए। और ये अट्रॉसिटीज़ वहाँ पर रुकती नहीं है बल्कि ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। और अब ये जो इन वाइट सुप्रीमेसिस्ट फार राइट पार्टीज़ का जो निशाना है वो मुसलमान भी बन चुके हैं। जैसे कि अभी एक जो नई पार्टी वहाँ पर चल रही है अमेरिका के अंदर, उसको हम कहते हैं न्यू कू क्लक्स क्लैन यानी कि न्यू के यानी कि इन सब के मुताबिक अब वो इनके लिए ख़तरा बन चुके हैं। और इस वक्त अमेरिका में क्वाड्स और ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस के मुताबिक 2/3 जो हिस्सा है दहशतगर्दी का, जितने भी वाक़यात उसके अंदर होते हैं उस सब में जो इस वक्त लीड कर रहा है वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट और फार राइट पार्टी के लोग शामिल हैं। अभी कल ही FBI के एक डिपार्टमेंट ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल को जो है अरेस्ट किया है अमेरिका के अंदर, जिसका जो एक एम था वो ये था कि वो हिट करे वाइट सुप्रीमेसी की आइडियोलॉजी के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों को। लिहाजा ये बहुत ही एक ख़तरा है, बहुत ही इमिनेंट थ्रेट है जो कि US के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर प्रिवेल कर रहा है। मगर दुनिया की आलमी ताकतों में से
जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो बड़ी ताकत है वो अमेरिका है और उसके जो सदर हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, उनकी अपनी आइडियोलॉजी उनकी वाइट सुप्रीमेसिस्ट है और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी इसका खूब फ़ायदा उठाते हुए बराक ओबामा के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ब्लैक जो उनकी जो नस्ल है, जो यानी कि जो सियाह फाम लोग हैं, वो उन लोगों में से थे। और इलेक्शन से पहले भी अगर हम उनके उठा के तासुरात देखें तो डोनाल्ड जे ट्रंप ने बड़ा क्लियरली वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट किया और इलेक्शंस के होने के बाद जब वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनते हैं तो 2017 में भी एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसमें वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करने वाली तंजीमों ने वर्जीनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की और अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिस पर कांग्रेस ने ट्रंप को कहा कि आप इस पर नोटिस लें, मगर वहां पर डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक ट्वीट कर दी कि दे आर फाइन पीपल। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि जो ट्रंप की ट्वीट थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि दे आर फाइन पीपल, यानी कि ये अच्छे लोग हैं, ये बेहतर लोग हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। लिहाजा अब जो ट्रेंड है वो फार राइट पार्टीज का यूरोपियन कल्चर के अंदर आ रहा है। यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर ये कल्चर बिल्कुल इस तरह से घुस रहा है जिस तरह से साउथ एशिया के अंदर अगर हम देखें या मिडिल ईस्ट के अंदर हम देखें तो जिस तरीके से ये जो आईएस का जो कल्चर है वो जिस तरह से बिल्कुल इनकलकेट कर चुका है आईएस का कल्चर मिडिल ईस्ट के अंदर, ये बिल्कुल इसी तरीके से यूरोपियन कल्चर के अंदर वाइट सुप्रीमेसी का जो कल्चर है वो इनकलकेट हो रहा है। और अब इस वाइट सुप्रीमेसी के फलसफे को समझने के बाद अब ज़रा बात करते हैं ये जो पूरा वाकया हुआ। देखिए नाजरीन, ये एक ऑस्ट्रेलियन निजात वाइट सुप्रीमेसिस्ट था जिसका नाम था ब्रेंटन टैरेंट। और नाजरीन, ब्रेंटन टैरेंट जो था वो एक 28 साल नौजवान था जो कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड इस अटैक के लिए नहीं आया था, बल्कि वो इस अटैक की तैयारी 3 साल पहले से कर रहा था और पिछले 3 महीने में उसने ये जगह को फाइनल किया और उसने अपना प्लान सेट किया कि उसने इस खित्ते के अंदर एक स्पेसिफिक एक टारगेट को सिलेक्ट किया कि इन 2 मसाजिद को, और जो इनिशियली रिपोर्ट्स आई हैं वो ये हैं कि उसने मुख्तलिफ इस पूरे जो अटैक था उसको प्रोलॉन्ग करना था और आगे तक जाना था अगर उसको पकड़ा ना जाता। तो उसने सारा प्लान किया और उसने फाइनल किया कि इन मसाजिद से मैंने शुरू करना है और मुसलमानों का कत्ले आम करना है और अपना जो उसका जो एक प्लान था उसको मंतक के अंजाम तक पहुँचाना है। इस वाक़ये पर बड़ा तफसीली तौर पर हमारे चैनल की तरफ से इकरा चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट भी कल शाम में आई जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि ब्रेंटन टैरेंट के वेपन्स प्लान एग्जीक्यूशन के मुताबिक उन्होंने पूरी डिटेल जिसमें बताई हैं, जिसमें कि उनका जो वेपन था उस पर वाइट सुप्रीमेसिस्ट टेररिस्ट के नाम मौजूद थे। नाज़रीन, मैं इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो सबसे पहला नाम था इस लिस्ट के अंदर, जो कि आप इस स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हैं इमेजेस के ऊपर, वो अलेक्जेंड्रे बेसोनेट्स का है। यानी ये वो बिसोनेट साहब हैं जिन्होंने कनाडा में क्यूबेक सिटी के अंदर इसी तरह मैस शूटिंग में 6 मुसलमानों को मस्जिद में दाखिल होकर शहीद कर दिया था। फिर इसी के साथ जो दूसरा नाम यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस वेपन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो है रॉबर्ट ग्रे गोरे का, यानी कि जिसने पेनल्सवेनिया में 12 यहूदियों को साइनागॉग में घुसकर कत्ल कर दिया था जब वो अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। तीसरा नाम डायलन रूफ्स का था जिसने 9 सियाफाम लोगों को इसी तरह एक चर्च में घुसकर कत्ल कर दिया था। इसी तरह एक और नाम जो इस सफ़ेद फार्म दहशतगर्द के वेपन पर था वो आंद्रेस बेहरिंग ब्रेविकिस का था जिसने 77 लोगों को बॉम्ब और गन से कत्ल कर दिया था जो कि नॉर्वे में रहते थे। खैर, इस सफ़ेद फार्म का जो मैनिफेस्टो था नाजरीन, अगर हम उसको उठा के पढ़ें, जो कि इस अटैक से पहले उसने कुछ देर पहले उसने जो अपना मैनिफेस्टो था वो सोशल मीडिया के ऊपर डाला था, वो 85 से 86 सफ़ात पर मुश्तमिल था और उसने बड़ा डिटेल में उसको जो है स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जो उसका एक क्रक्स था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इसको पढ़ के मालूम होता है कि जो ब्रेंटन टैरेंट थे ये एक यूरोपियन था और इसकी जो रगों में था वो प्योर यूरोपियन ब्लड दौड़ रहा था और यूरोपियन कल्चर का ये एक हिस्सा था। और वो अपने मंशूर में, अपने उस मैनिफेस्टो में बड़ी हेटेड स्पीच में कहता है कि ये लोग जो कि यूरोप में जो माइग्रेंट्स इस वक्त आए हुए हैं, जो रिफ्यूजीज आए हुए हैं, जो महाजिर आए हुए हैं, इन सब को वो जहन्नम वासिल करने का ख्वाहिशमंद है। और यही नहीं बल्कि उसने अपने वेपन्स पर जो वियना का वाकया स्पेशली कोट किया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो कि 1683 में पेश आता है, क्योंकि जो आज तक 13 क्रूसेड वॉर्स हुई हैं, यानी कि जो सलीबी जंगें जिन्हें कहा जाता है, उसमें से ये एक वाकया था वियना का, जिसमें इंपॉर्टेंट वो इस वजह से था कि उसके अंदर, उस जंग के अंदर यूरोपियन क्रिश्चियंस ने खिलाफत उस्मानिया के अगेंस्ट एक जंग लड़ी थी जिसके अंदर यूरोपियन क्रिश्चियन जो थे वो उनको फतह हासिल हुई थी। इसके अलावा वो अपने मैनिफेस्टो में, ये जो हजरत थे जिन्होंने ये अटैक कल्टिवेट किया है, जो वहाँ पे किया है, उसमें वो एक और चीज़ लिखते हैं कि ट्रंप मेरा हीरो है।
यानी कि बड़ी ये एक इंट्रिगिंग सी इस आइडियोलॉजी के ऊपर बात है कि यानी जो ट्रंप की आइडियोलॉजी है वो भी वाइट सुप्रीमेसी से मिलती है। और ट्रंप से जब ओवल ऑफिस में इस पूरे वाक़ये के बारे में पूछा गया वाइट सुप्रीमेसी के बारे में कि ये अटैक हो चुका है तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दी कि मेरी हमदर्दियाँ मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन साथ में उन्होंने जब उनको ये परसू किया गया कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें तो उन्होंने कहा ये लोग सीरियस थ्रेट नहीं है, लिहाजा इस पर कोई वैलिड एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। यानी कि इतनी मैस किलिंग हो रही है, वाइट सुप्रीमेसी का एक दौर चलना स्टार्ट हो चुका है, फार राइट पार्टीज का आगाज हो रहा है और डोनाल्ड जे ट्रंप साहब फरमाते हैं कि ये कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। और ये जो ट्रंप का इलेक्शन है जिसमें इनकी फतह हुई थी, तब कहा यह जा रहा था कि 75 सालों के बाद यानी कि अब्राहम लिंकन के बाद गोरों ने यानी कि सफ़ेद फार्म लोगों ने फिर से अमेरिका को फतह कर लिया है। नाजरीन, इससे भी अहम बात यह है कि ये जो दहशतगर्द था इसकी एफिलिएशन किसी भी दहशतगर्द तंजीम से नहीं थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इतना रेडिकलाइज कैसे हो गया। नाजरीन, इस तरह के लोगों के लिए एक टर्म यूज़ होती है लोन वुल्फ टेररिज्म। ये लोग सेल्फ इंडोक्ट्रिनेशन फेस के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और ख़ुद सेल्फ रेडिकलाइज्ड होकर किसी भी आइडियोलॉजी से ख़ुद को एफिलिएट कर लेते हैं और इसके बाद ये अपने एक्शंस को, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उनको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। लिहाजा ये अटैक भी एक लोन वुल्फ वाइट सुप्रीमेसिस्ट अटैक था जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं थी और वो इस रेडिकलाइजेशन में खुद इन्वॉल्व होकर इस नहज तक चीज़ों कर ले आया था। नाजरीन, ये वक्त है जब पूरी दुनिया इस वक्त इवॉल्व हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, न्यू अलायंस सिस्टम्स बन रहे हैं, लिहाजा सोसाइटल एलिमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से नेचर ऑफ थ्रेट्स भी बदल रहे हैं। मुस्लिम टेररिज्म की पुकार पूरी दुनिया में 3 दहाइयों से लगाई जा रही है और अब आजकल के हालात का अगर मवाजना करें तो ये वाइट सुप्रीमेसी जो कि बहुत ही लीथल आइडियोलॉजी है, इसके मुताबिक दुनिया भर में दहशतगर्दी हो रही है, मगर इसे मीडिया सपोर्ट नहीं करता, ना ही दिखाता है, ना ही हाईलाइट करता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस दहशतगर्दी में मुस्लिम्स इन्वॉल्व होते हैं उसका अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए, उसका मवाजना किया जाए नॉन मुस्लिम टेररिस्ट एक्ट से, तो 356% ज्यादा अटेंशन मुसलमानों की दहशतगर्दी को दी जाती है। जी, क्योंकि मीडिया का कंट्रोल जो है, जो पूरी मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं वो इस वक्त या तो ईसाई कर रहे हैं या वो यहूदी कर रहे हैं, जो कि वेस्टर्न्स के पास इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है। इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा को ये समझने की ज़रूरत है कि एक प्रॉपर एफर्ट पोर्ट्रे करवाई जाए कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एफर्ट पुट करनी चाहिए और ये वाइट सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ वेस्टर्न कम्युनिटीज़ को ऐसे ही पोर्ट्रे करवाया जाए जैसे वो इस्लाम को लेबल लगा देते हैं टेररिज्म का। इसी तरह यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बावर करवाया जाए, डोनाल्ड जे ट्रंप को ये बताया जाए तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कि वो पहले अपनी सोसाइटी को ठीक करें, फिर मुसलमान ममालिक पर आकर इल्ज़ामात लगाएं या उनके ऊपर बैठकर गौर व फिक्र करें। अगर इस वाक़े को भी मुसलमानों ने अपने हकूक़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा वक्त दोबारा ना रोनुमा हो और ऐसे वाक़यात दोबारा कहीं रोनुमा ना हो जाएं। ये वक्त है जब तमाम मुसलमानों को एक कंबाइन एफर्ट लेके, एक इस तरह का डोजियर लेके यूएन के अंदर जाना चाहिए, जहाँ पर उनको जाके हाईलाइट करना चाहिए कि वाइट सुप्रीमेसी कितना बड़ा थ्रेट साबित हो रही है। और ये सिर्फ थ्रेट तमाम इंसानियत के लिए नहीं साबित हो रही, बल्कि अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मसला है तमाम जो सियाह फाम लोग हैं उनके लिए भी, ये मसला है यूरोपियन इंटेग्रिटी के लिए भी, ये मसला है वेस्टर्न कल्चर के लिए भी, ये मसला है फ्री वर्ल्ड ऑर्डर के नारे लगाने वालों के लिए भी, कि अगर वो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बने फिरते हैं तो वो अपनी सोसाइटी के अंदर ये जो एक वायलेंस उठ रहा है, ये जो एक टेररिज्म उठ रहा है, जो एक नई वेव उठ रही है टेररिज्म की, जिसको हम लोन वुल्फ टेररिज्म भी कहते हैं, जो आपके लोग खुद सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर। कितने ज्यादा लोग जो यूके से, यूक्रेन से, यूके से, वेस्टर्न कम्युनिटी से उठ के आईएस को ज्वाइन कर रहे हैं, ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो रहे हैं, इनको कोई रेडिकलाइजेशन नहीं दे रहा। तो लिहाजा आपको सोसाइटल एलिमेंट्स अपने दुरुस्त करने की जरूरत है, इसके बजाय कि आप पाकिस्तान को उठा के कभी एफएटीएफ के अंदर डाल दें और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करें। लिहाजा इस दुनिया को, इस तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मा को ये समझने की कोशिश है कि अगर आज भी ये एक नहीं होते तो जितने भी इस तरह के लोग हैं, जितने लोगों की इस तरह की आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सब की आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो परवान चढ़ेंगी। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर भी जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
اپنا جو نظام ہے آپ لوگوں کا اس کو بہتر بناؤ. اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے کہ تفرقے میں نہ پڑیں. ہم تفرقے میں پڑ گئے ہیں, ہمیں تفرقے میں نہیں پڑنا بلکہ اللہ کی رسی کو بڑی مضبوطی سے تھام کے رکھیں. یہی اس مسئلے کا حل ہے. اس کے علاوہ اگر تمام امت مسلمہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے بیٹھی رہے گی, نوچنے کے لیے بیٹھی رہے گی, تو حالات اور سنگین سے سنگین ہوتے جائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.